जब रिज़ल्ट आया हम लोग वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, अब आएगा अब आएगा। जब आया तो उसने मुझसे रोल नंबर पूछा, वो रिज़ल्ट चेक कर रही थी, उसने मेरा रोल नंबर आधा ही डाला, उसने मुझसे मेरा नाम दिख गया तो वो सब चिल्लाने लग गए। एकदम से सब माला पहनाने लग गए, बुके देने लग गए और इतने सारे लोग, इतनी भीड़ देख के बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गई। एक्सपेक्टेड है, सब कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस मिल जाएगा। इंजीनियर है, कोई मेडिकल साइंस से आया है, कोई हमसे एज में छोटा है, कोई बड़ा है, तो ये सब देख के बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है। ग्रेजुएशन के बाद मैं जब गई तो पूरा सपोर्ट था, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं आया कभी कि तुम्हें एक ही बार में करना है। प्री के टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट पेपर्स में सॉल्व करती थी तो मेरे उनमें अच्छे मार्क्स आते थे। मेरिट बनती है, जो मार्क्स हैं उसमें मेंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर जब प्रीलिम्स का पेपर इस बार थोड़ा टफ आया और बहुत पैटर्न भी डिफरेंट था, तो वो पेपर देने के बाद एकदम से लगा कि ये इस बार तो नहीं हो रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें तो हमें कर ही लेना चाहिए। तो रूम काफ़ी देख रहे थे, रूम मिल नहीं रहे थे और टेंशन हो रही थी कितना टाइम भी बर्बाद किया, मेंस का पेपर भी देना है। फिर रात में पढ़ना स्टार्ट किया और उन सब चीज़ों में नींद का, ये सब चीज़ों का साइकिल ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ें कभी कभी काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, हम सब सोच नहीं पाते क्या करना है। तो एक बार ऐसा हुआ था, रात में मुझे एंजाइटी अटैक आया था, फिर लेकिन फ्लैटमेट्स मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। जो मेंस का एग्ज़ाम था उस टाइम पे मेरी क्लासेस चल रही थी, मेरी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे ये था जो भी मिलेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी और नेक्स्ट बार अच्छे से अटेम्प्ट दूँगी। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन अष्टमी का दिन था, मेरा फास्ट भी था, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ थी। जब रिज़ल्ट आया हम लोग वेट कर रहे थे रिज़ल्ट का, अब आएगा अब आएगा। जब आया तो उसने मुझसे रोल नंबर पूछा, वो रिज़ल्ट चेक कर रही थी, उसने मेरा रोल नंबर आधा ही डाला, उसने मुझसे मेरा नाम दिख गया तो वो सब चिल्लाने लग गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, थोड़ा टाइम लगा मुझे प्रोसेस करने में कि हाँ हो गया है। फिर मम्मी से बात की, पापा से बात की, पापा तो खैर उस टाइम पर ड्यूटी पे थे, ज़्यादा बात नहीं हो पाई। फिर सबके फ़ोन आने चालू हो गए, फिर वो दिन तो वैसे ही गया। फिर उसके बाद कुछ दिन वहाँ रुके, थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ की, उसके बाद घर आ गए। जब मैं सतना स्टेशन पर आई, मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी भीड़ होगी या ऐसा कुछ होगा। जब मैं उतरी तो एकदम से सब माला पहनाने लग गए, बुके देने लग गए और इतने सारे लोग, इतनी भीड़ देख के बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गई। और फिर मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब मैंने अपने स्कूल के टीचर्स को वहाँ पर देखा, जिनसे मैं पढ़ी हुई थी, और इतने सारे टीचर्स, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ पर होंगे। तो वो सब देख के, सबको देख के बहुत अच्छा लगा। पहले हमारी सिंपल लाइफ, नॉर्मल लाइफ, अब हमें कलेक्टर सर से, एसपी सर से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, काफ़ी अच्छा लगता है। साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी महसूस होती है कि जब हम इनसे मिल रहे हैं तो हमें भी इनके जैसे ही काम करना है और हमें भी मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना है, तो वो प्रेरणा भी मिलती है उनसे मिलकर। यूपीएससी मैंने प्रॉपर सोचा जब मैं कॉलेज में आई। मेरा स्कूल में सब्जेक्ट पीसीएम था, पर जब मैंने यूपीएससी करने का सोचा मैं कॉलेज में आई तब मैंने स्ट्रीम चेंज की। फिर मैंने बीए किया, बीए प्रोग्राम किया। उसमें मेरे सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स थे। तब मैंने सोचा था, फिर कोविड आ गया। ये था कि साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, पर कोविड आ गया तो फिर थोड़ी तैयारी धीमी हो गई। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली चली गई जुलाई 2022 में। फिर वहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्लासेस स्टार्ट की और फिर प्री का फॉर्म भर दिया। मतलब तब श्योर नहीं थी देना है कि नहीं देना है। फिर बहुत नर्वस हो गई थी मैं प्री के पहले। फिर घर पर बात की, पापा ने बोला दे दो, एक्सपीरियंस होगा। फिर प्री दिया, फिर प्री क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस दिया। फिर मेंस से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर मेंस क्लियर हुआ। फिर इंटरव्यू हुआ और फिर ये था कि अब तो अगले साल की तैयारी करते हैं। पर फिर रिज़ल्ट आ गया तो अब आगे फिर से अभी पेपर देना है रैंक इम्प्रूव करने के लिए। एक्सपेक्टेड है, सब कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस मिल जाएगा, पर आईपीएस बहुत अच्छी सर्विस है, नो डाउट। मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस, और मुझे लगता है कि मैं केपेबल हूँ, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है। तो मेरा भी लक्ष्य वही रहेगा कि दोबारा पेपर देना, फिर से प्री मेंस क्वालिफाई करना और जो बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई करना, जिससे मुझे आईएएस मिल पाए। दिल्ली में तो सब मतलब ऑल इंडिया, पूरे देश भर से लोग रहते हैं, सभी बैकग्राउंड्स के और सारे स्ट्रीम से। कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल साइंस से आया है, कोई हमसे एज में छोटा है, कोई बड़ा है। तो ये सब देख के बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है। और दूसरी बात, घर से जाना, क्योंकि मेरा स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब यहीं से हुआ था, मैं पहली बार बाहर गई थी, तो घर से जाना भी एक अजीब फीलिंग होती है। पर फिर वहाँ अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएँ, अच्छे दोस्त मिल जाएँ तो और ये है कि वहाँ हम जिस पर्पज़ के लिए गए हैं, अगर हम उस पर्पज़ के साथ सिंसियर हैं तो हम वहाँ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि दिक्कतें होती हैं, नो डाउट। जैसे वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज़्यादा है और खाने पीने की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ये सब रहता है। हम यहाँ सिंपल खाना खाते हैं, तो वो सबसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम तो होती है। पर फिर ये है कि अगर कुछ बड़ा लक्ष्य अचीव करना है तो ये सब चीज़ें हमें एंड्योर करनी पड़ती है।
फिर हो जाता है सब। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये नहीं करना पड़ा। घर में सभी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली पापा। तो जब 12th के बाद ही पापा ने बोला बाहर जाने के लिए, पर फिर कुछ सिचुएशंस हो गई तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं यहीं से ग्रेजुएशन करूँगी। पर फिर उसके बाद जाना था तो पापा कह रहे थे कोविड के बाद ही जाने के लिए, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके ही जाऊँगी। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं जब गई तो पूरा सपोर्ट था, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं आया कभी कि तुम्हें एक ही बार में करना है। ये था कि आप जब तक पढ़ना चाहो 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो निकलेगा ही। तो वो फॉर्चुनेटली मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। प्री जैसे मैंने प्री के टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट पेपर्स में सॉल्व करती थी, तो मेरे उनमें अच्छे मार्क्स आते थे। तो प्री के लिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई थी, पर फिर मुझे लग रहा था मेरा मेंस का सिलेबस नहीं हुआ है। तो मैं पापा से वही कहती थी कि प्री अगर हो जाएगा मैं मेंस का क्या करूँगी, क्योंकि मेंस के लिए तो तैयारी चाहिए होती है। सारा हमारा जो मेरिट बनती है, जो मार्क्स है, उसमें मेंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर जब प्रीलिम्स का पेपर इस बार थोड़ा टफ आया और बहुत पैटर्न भी डिफरेंट था, तो वो पेपर देने के बाद एकदम से लगा कि ये इस बार तो नहीं हो रहा है। फिर गैप होता है, जैसे हमारे प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस हो गया, एक सीसैट हो गया। तो जीएस पेपर के बाद 2 घंटे के गैप के बाद सीसैट का पेपर होता है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा पेपर इतना ख़राब गया है कि मैं सीसैट का पेपर देने भी नहीं वाली थी। मैंने मम्मी से बात की, फिर मम्मी ने कहा कि अटेम्प्ट तो चला ही जाएगा, इससे अच्छा पेपर दे दो बिना टेंशन के। तो फिर पेपर दिया, लकीली प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। और मेंस के टाइम पे ऐसा था कि जब टाइम कम था और चीज़ें करने के लिए ज़्यादा थी, तो काफ़ी चीज़ें स्किप भी की मैंने। कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ दिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें तो हमें कर ही लेना चाहिए। ऐसा किया। आंसर राइटिंग ड्रॉप की, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आंसर राइटिंग नहीं की। फिर रिज़ल्ट्स, मतलब फिर ये सोच लिया कि हमें तो अपना एफर्ट देना चाहिए। रिजल्ट्स के बारे में हम उतना सोचेंगे, हम उतने नर्वस होंगे, हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। तो रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़ दी थी, एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो जब हम बिना डर के कुछ करते हैं तो हमारे पास लाइक नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन हो जाती है, हम बेटर परफॉर्म करते हैं। तो मेंस टाइम पे मेरा वैसा ही था कुछ। मेरे हिसाब से मैं प्रीलिम्स के टाइम पर ज़्यादा पढ़ती थी, क्योंकि मुझ में ये था, एनर्जी थी कि हाँ प्रीलिम्स तो हो जाएगा। प्रीलिम्स के टाइम पर मैं 12-13 घंटे पढ़ती थी। मेंस के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिलैक्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अपने दिमाग को इतना ज़ोर नहीं डालना, काफ़ी नई चीज़ें सीखनी है तो उनको अडॉप्ट करने के लिए। तो मेंस के टाइम पे मैंने स्लीप ज़्यादा लेना चालू किया, थोड़ा बाहर पार्क जाना, ये सब स्टार्ट किया। तो तब मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई से 1-2 घंटे पढ़ाई कम करती हूँ तब मेंस के टाइम पर। इस एग्ज़ाम में मेनली 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का स्टेज, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़, दूसरा होता है सीसैट। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। वो पेपर कट ऑफ के बेसिस पे क्वालिफाई होता है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, आपको वो कट ऑफ क्रॉस करनी होती है। दूसरा पेपर है सीसैट। ये पेपर में तीन सेक्शंस होते हैं मेजरली, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस वाला, रीजनिंग और मैथ्स का। तो ये पेपर का नेचर क्वालिफाइंग है, मतलब हमें इसमें 33% मार्क्स लाने हैं। और अगर ये पेपर हमारा क्वालिफाई होता है तभी हमारा जो पहला पेपर है जीएस का वो इवैल्यूएट होगा। तो हमें एक तरीके से ये दोनों पेपर क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद दूसरा स्टेज होता है, अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें तो मेंस का स्टेज। उसमें टोटल 9 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होती है और दूसरा लैंग्वेज पेपर हम जो भी लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहें। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में हमने हिंदी सीखी है। कुछ लोग मराठी भी ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग बंगाली करते हैं। तो ये 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। ये 2 लैंग्वेज पेपर मेरिट में तो ऐड नहीं होते, ये क्वालिफाइंग नेचर होते हैं कि अगर हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो हमारे बाकी के पेपर्स चेक होंगे। इसके बाद होता है ऐसे राइटिंग का पेपर, जिसमें 2 ऐसे आते हैं। हमें करीब 1200 वर्ड्स के 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में। तो वो एक ऐसे पेपर हो गया। उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर उसमें पॉलिटी नहीं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें होती हैं। सेकंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। थर्ड पेपर काफ़ी ब्रॉड होता है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फोर्थ पेपर का सिलेबस लिमिटेड है और उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। वो पेपर है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। बहुत ज़्यादा वैल्यू बेस्ड पेपर है। इसमें केस स्टडीज़ भी आती हैं, इसमें हमें सिचुएशंस दी जाती हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे। तो ये एक पेपर हो गया। इसके बाद 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के।
यूपीएससी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हर कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस का सेम चूज़ करना पड़ता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो इसके पहले मैंने बताया वो सबके लिए सेम होते हैं, पर ये ऑप्शनल हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो इसके 2 पेपर होते हैं 2 पार्ट्स में, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग ऑप्शनल में इम्प्रूव करने का काफ़ी ज़्यादा चांस रखते हैं। इसके बाद अगर हमने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू काफ़ी 2-3 स्टेजेस में होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर किसी का मेंस में थोड़ा कम रह गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया, तो रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए पर्सनालिटी टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन सब स्टेजेस के बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं और फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। अगर कोई एकदम से नया है इस फील्ड में, फॉर एग्जांपल कोई कई साल बाद मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड जिसका है वो आया है, या फिर कोई इंजीनियर है जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पर अब वो इसमें आना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग टाइम है। पर आपको जितना भी टाइम लगे, 1 साल 2 साल पढ़ने के लिए, इतना टाइम तो लगता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इतना तो हमें टाइम लगता ही है। उसके बाद हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए, उससे खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है, और उसके बाद हमें पेपर देख के देखना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि हम कितना भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। तो इसलिए जब आपको लगे कि आपकी पढ़ाई हो गई है ठीक ठाक, आपको पेपर दे देना चाहिए। मम्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए, और कई बार तो ऐसा होता था कि अगर मैं नहीं घर आ पा रही तो वो खुद मुझसे मिलने आ जाती थी दिल्ली कुछ दिनों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनका। मेरे इंटरव्यू टाइम पे भी मम्मी ही आई थी, वो भी वही साथ में गई थी, और डेली मेरी घर पर बात होती है, तो लगभग 1 घंटा तो मम्मी और भाई से बात हो ही जाती है। तो जो दिन भर का होता है थकान वगैरह, वो सब उस सब से काफ़ी रिलीफ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मम्मी का। मम्मी ने काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, काफ़ी जगह मोटिवेट भी किया है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके लिए अब हम कुछ कर पाएंगे। खुश तो बहुत लोग हैं, जैसे जब हम लोग स्टेशन में उतरे तो मैंने नोटिस किया कि पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो देख के एकदम से फील होता है ना कि अरे मतलब कुछ किया कि पापा को अच्छा लगा, तो पापा मम्मी और सभी लोग बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया एज सच मैंने उतना कभी यूज़ नहीं किया, पर जैसे टेलीग्राम पर आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स चलते हैं, तो उनमें हमें कभी कभी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वैसे टेलीग्राम के कुछ रिसोर्सेज का यूज़ तो किया है मैंने, और वैसे सोशल मीडिया डायरेक्टली ज़्यादा उपयोग नहीं किया। घर पर बात करने के लिए व्हाट्सएप, क्योंकि वीडियो कॉल करना भी ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ों के लिए यूज़ किया, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया सोशल मीडिया। क्या हुआ था, जैसे जब प्री का रिज़ल्ट आया तो जून के ही महीने की बात है, मैं एमए भी कर रही हूँ इग्नू से सोशियोलॉजी में, तो मेरे एमए के एग्ज़ाम्स ही चल रहे थे, साथ साथ हमें रूम भी चेंज करना था। ओनर से बहुत प्रेशर आ गया था कि आपको रूम खाली करना पड़ेगा, और रूम हमने काफ़ी देख लिया था, रूम मिल नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हमें ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट के थ्रू रूम देखने पड़ते हैं, काफ़ी सफोकेटिंग रूम होते हैं। मुझे थोड़ा वेल वेंटिलेटेड रूम चाहिए था, तो रूम काफ़ी देख रहे थे, रूम मिल नहीं रहे थे, और टेंशन हो रही थी कितना टाइम भी बर्बाद किया, मेंस का पेपर भी देना है, फिर रात में पढ़ना स्टार्ट किया, और उन सब चीज़ों में नींद का, ये सब चीज़ों का साइकिल ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ें कभी कभी काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, हम सब सोच नहीं पाते क्या करना है। तो एक बार ऐसा हुआ था, रात में मुझे एंजाइटी अटैक आया था, फिर लेकिन फ्लैटमेट्स मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, और उसके अगले ही दिन मेरा पेपर था, तो फिर वहीं से हॉस्पिटल से ही सीधे मैं एग्ज़ाम देने गई थी। फिर इंद्र क्षेत्र में मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सब तरीके से, यहाँ के लोगों में भी, यहाँ की जगह में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कमी रह जाती है तो शायद रिसोर्सेज की, जैसे अगर पढ़ाई की हम बात करें तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो वो कमी पूरा करना सरकार की भी जिम्मेदारी है। और जैसे हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, जैसे अभी इलेक्शंस हैं, तो हम इससे सबकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे टीचर्स हैं उनको भी ड्यूटी पे जाना है, सबको ड्यूटी पे जाना पड़ता है इलेक्शन ड्यूटी पे, तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दोनों इफेक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट की बात, तो क्योंकि कुछ जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ नहीं है, तो वो स्वाभाविक बात है कि लोग बाहर जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करनी है, उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या गवर्नमेंट स्कीम्स हो, वो सब चीज़ों का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, तब ये हो सकता है।